दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वसीयतनामा यानी कि विल के बारे में। एक वसीयत को यानी कि विल को एक व्यक्ति अपने जीवन काल में चाहे जितनी बार निष्पादित कर सकता है और किसी भी समय तैयार कर सकता है और इस वसीयत या विल में वो अपने मरणोपरांत उसकी जो भी संपत्ति होती है, चाहे उसका मकान हो, चाहे उसकी गाड़ी हो, चाहे उसका जेवर हो, चाहे उसका कोई म्यूचुअल फंड में पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, इन तमाम चीज़ों को वो किसी भी व्यक्ति के नाम से, चाहे वो उसका सगा संबंधी हो, उसका पुत्र हो, उसकी पत्नी हो, उसकी माताजी हो या उसका कोई दोस्त हो या ऐसा व्यक्ति हो जो कि उसके परिवार का नहीं हो, उसके नाम से भी वो विल यानी कि वसीयत तैयार कर सकता है। और अपनी विल या वसीयत में वो इन सब बातों का उल्लेख करता है कि उसकी जो भी संपत्ति है, चाहे वो जेवर हो, प्रॉपर्टी हो, गाड़ी हो, म्यूचुअल फंड में पैसा हो, एफडी हो या बैंक बैलेंस हो, वो किस व्यक्ति को देना चाहता है और वो सब कुछ उसकी मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को हासिल होती है। जीते जी वो सारी चीजें उसको हासिल नहीं होती, यानी कि विल और वसीयत को मरणोपरांत ही उसके अधिकार जिसके व्यक्ति के हक में किए गए हैं उसको हासिल हो पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में विल यानी कि वसीयतनामा के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं और अगर आपने कोई विल पहले से कर रखी है तो उसको कैसे खारिज किया जा सकता है और किस प्रकार से आप नई विल बना सकते हैं, नई वसीयत बना सकते हैं और इसको कितनी बार बना सकते हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें। रियल एस्टेट के क्षेत्र में 22 वर्षों के गहन अनुभव के आधार पर हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल है कि वसीयत किस लेटर पे बनती है, किस स्टाम्प पे बनती है या इसको बनाने का प्रारूप क्या है, तरीका क्या है। वो तरीका यह है कि किसी भी वसीयत को आप एक सादे पेपर पर भी बना सकते हैं। आप चाहें तो उसको स्टाम्प पर बना सकते हैं, आप चाहें तो उसको नोटरी करवा सकते हैं, आप चाहें तो उसको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं या सिर्फ सादे पेपर पर जो कि एक फोटोकॉपी में एक पेपर लिया जाता है उस पेपर पे भी अगर बनाकर आप उस पे साइन कर देंगे तो वो भी मान्य है। और किसी भी स्टाम्प पे या किसी भी सादे पेपर पर अगर आपने हस्तलिखित वसीयत तैयार की है और उस पे फिर आपने अपने सिग्नेचर किए हैं तो वो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। लेकिन आप स्टाम्प पे भी इसको टाइप करवा सकते हैं और नोटरी करवा सकते हैं, वो भी समान रूप से वैलिड रहती है। अब सवाल ये आता है कि वसीयत को कौन कर सकता है। तो भारत में ये नियम है कि कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो कि अपने होशो हवास में हो, पागल नहीं हो और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो और 18 वर्ष से ऊपर की आयु प्राप्त कर चुका हो, ऐसा व्यक्ति वसीयत को कर सकता है। और वसीयत चाहे आप सादे पेपर पे कर रहे हैं या स्टाम्प पेपर पर उसको टाइप करवा के कर रहे हैं, दोनों ही रूप में आपको उस वसीयत पर 2 गवाहों के साइन करवाने जरूरी होते हैं। और अगर आप नोटरी करवा रहे हैं तो नोटरी तस्दीक के अलावा भी उस पर 2 गवाहों के साइन होने जरूरी होते हैं। अब कई स्थिति ऐसी आती है कि वसीयतकर्ता की तबीयत ठीक नहीं होती है, वो परेशान सा होता है और अपने हस्तलिखित रूप से उस वसीयत को नहीं लिख सकता है, तो उसकी जगह कोई भी अन्य व्यक्ति उस वसीयत को लिख सकता है और वसीयतकर्ता सिर्फ हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान भी लगाए और 2 गवाहों की मौजूदगी में अगर ऐसा किया जाए वो भी कानूनी रूप से मान्य होता है। दोस्तों, इसमें अगर 2 गवाह हैं और उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है और वो अपना साइन नहीं कर पाते हैं तो वो भी सिर्फ अंगूठा लगा देंगे तो भी पर्याप्त है, वो भी मान्य है। अब दोस्तों, बात ये आती है कि मान लीजिए आपने सादे पेपर पर वसीयत को तैयार किया है या स्टाम्प पेपर पर तैयार किया है और नोटरी भी उसको कराया है और सादे पेपर पर आपने 2 गवाहों के साइन भी करवाए हैं, तो क्या ऐसी वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी होता है। तो दोस्तों, किसी भी वसीयत को सादे कागज पर है तो भी वो वैलिड है, अगर आपने उसको नोटरी करवा लिया है तो बेटर है और अगर आपने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया है तो ये वैकल्पिक है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तीनों तरीकों से समान रूप से कानूनी रूप से न्यायालय में सारी वसीयत मान्य है। अब बात आती है कि क्या किसी वसीयत को बनाने के बाद क्या उसमें एडिट किया जा सकता है, एक संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, किसी भी वसीयत को कितनी ही बार बनाया जा सकता है। आप चाहे जितनी बार किसी भी वसीयत को बना सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। आपकी पुरानी वसीयत में आप संशोधन करना चाहें, एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपकी मरने की स्थिति आती है यानी कि आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी लास्ट संशोधित की हुई जो वसीयत होती है वो कानूनी रूप से मान्य होती है। इसमें एक चीज और आती है कि मान लीजिए आपने पहले कोई वसीयत कराई और उसको नोटरी करवा लिया, यहाँ तक कि आपने उसको रजिस्टर्ड भी करवा लिया
और आप चाहते हैं कि उसमें कुछ संशोधन करना है और आपने सेकंड बार जो वसीयत संशोधित करके बनाई उसमें कुछ संशोधन किया और उसको सिर्फ हस्तलिखित किया, यानी कि उसको आपने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो कौन सी वसीयत मान्य रहेगी? जो पहले रजिस्टर्ड करवाई वो मान्य रहेगी, या आपने संशोधन करने के बाद जो सिर्फ हस्तलिखित वसीयत तैयार की है वो मान्य रहेगी? तो दोस्तों, इसमें आपने जो बाद में वसीयत तैयार की है, चाहे वो रजिस्टर्ड नहीं करवाई गई हो, लेकिन वो वसीयत मान्य रहेगी। किसी भी वसीयत को निष्पादित करने से पहले आपको स्व घोषणा करनी पड़ेगी, यानी कि ये घोषित करना पड़ेगा कि आप एक स्वस्थ दिमाग के व्यक्ति हैं, आप अपने होशो हवास में हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति काम कर रही है और मानसिक रूप से आप एक मजबूत व्यक्ति हैं और आप अपने होशो हवास में ये वसीयत फलां व्यक्ति के नाम से निष्पादित कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी वसीयत आप तैयार कर रहे हैं, अगर आपने उससे पहले किसी भी वसीयत को निष्पादित किया है या उसमें संशोधन किया है, मान लीजिए आपने 4 या 5 वसीयत ऑलरेडी पहले से बनाई हुई है और उनमें बार बार संशोधन किया है और अब आप जो वसीयत बना रहे हैं, तो आपको जितनी भी वसीयत आप पहले बना चुके हैं उन सभी वसीयत का आपको नई वसीयत में हवाला देना जरूरी होता है। इसके अलावा आपने जो भी स्व अर्जित संपत्ति अर्जित की है उस सारी संपत्ति का हवाला आपको अपनी वसीयत में जरूर देना चाहिए। आपके पास अगर कोई मकान है तो आपको कंप्लीट रूप से ये बताना चाहिए कि फलां एरिया में, फलां कॉलोनी में, फलां साइज का मकान मेरा स्व अर्जित है, मेरा खुद का है और उसका मालिकाना हक मेरा है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी हो या कोई व्हीकल हो तो उसके बारे में आपको विस्तृत ब्यौरा उसमें देना चाहिए, उसकी पूरी डिटेल आपको उसमें बतानी चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई एफडी हो तो उसकी डिटेल्स बतानी चाहिए, कितने की है, कौन से बैंक में है और कितना अमाउंट है। इसके अलावा कोई म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसके बारे में आपको बताना चाहिए। यानी कि आपकी जो भी संपत्ति या जो भी प्रॉपर्टी के बारे में आप वसीयत कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में अपनी वसीयत में विस्तार से पूरा ब्यौरा आपको उसमें देना चाहिए। इसके अलावा आप किसके पक्ष में वो वसीयत निष्पादित कर रहे हैं, एक व्यक्ति के कर रहे हैं या एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में कर रहे हैं। तो अगर एक से अधिक व्यक्तियों के पक्ष में उसको निष्पादित कर रहे हैं तो सभी चीज़ों का ब्यौरा कि किस किस व्यक्ति को कौन सी चीज़ आप देना चाहते हैं वो विस्तृत रूप से आपको उसमें बताना चाहिए। और अगर किसी एक ही व्यक्ति के नाम से सारी संपत्ति या सारी प्रॉपर्टी आप देना चाहते हैं, वसीयत करना चाहते हैं, तो उसका ब्यौरा भी आपको डिटेल में अच्छे तरीके से उसमें देना चाहिए। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर वसीयत जिसके पक्ष में कर रहे हैं और वो व्यक्ति नाबालिग है, यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का है, तो उसके पक्ष में वसीयत करने के उपरांत एक संरक्षक आपको उसके लिए नियुक्त करना पड़ेगा, जो कि आपका विश्वास पात्र हो, जो कि आपकी बात मानता हो। ऐसे व्यक्ति के संरक्षण में उस व्यक्ति के नाम से जो कि 18 वर्ष की आयु को पार नहीं कर चुका है, उसके पक्ष में आप वसीयत को निष्पादित कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी वसीयत आप निष्पादित करते हैं, चाहे वो सादे पन्ने पर हो चाहे स्टाम्प पेपर पे हो, तो आपको हर पन्ने पर अपने सिग्नेचर करने हैं, अंगूठे के निशान करने हैं और 2 गवाहों के भी सिग्नेचर और अंगूठे के निशान आपको हर पन्ने पर करवाने हैं। दोस्तों, किसी भी वसीयत को बनाने के बाद उसको आप ऐसी स्थिति में ऐसी जगह पे रखें जो कि आपके अंडर में हो और आपके कब्जे में हो। ऐसी जगह पर आप उसको रख सकते हैं। चाहे तो आप अपने भरोसे के किसी व्यक्ति के पास रख सकते हैं, चाहे तो किसी वकील के पास भी आप अपनी वसीयत को लिख कर छोड़ सकते हैं। इसमें ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप उस वसीयत को किस तरह से लिखें। आप अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसको लिख सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको कोई कानूनी शब्दों का उसमें उपयोग करना है या कोई लिखे गए फॉर्मेट का उपयोग करना है। आप अपने शब्दों में, सादे शब्दों में किसी भी वसीयत को लिखकर रख सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक छोटा सा पेंच आता है और वो पेंच ये है कि मान लीजिए आपने कोई ऐसी वसीयत तैयार की है जिसको आपने रजिस्टर्ड करवाया है और रजिस्टर्ड करवाने के बाद अब आप चाहते हैं कि उसमें कुछ संशोधन करना है, तो जो संशोधन करना चाहते हैं उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। अगर आपने पहले किसी भी वसीयत को सादे पेपर पे बनाई है और बाद में उसमें कोई संशोधन किया है और उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया है और बाद की वसीयत को आप रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो किसी संशोधन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने संशोधन को रजिस्टर्ड करवा लिया है, यानी कि पहले की वसीयत को रजिस्टर्ड करवा लिया है और अब आप उसमें कोई संशोधन करना चाहते हैं, तो संशोधन करने वाली वसीयत को आपको रजिस्टर्ड करवाना पहले की वसीयत की तरह जरूरी होता है। अब दोस्तों, कोई वसीयत हम करते हैं तो उसमें कुछ कानूनी नामावली भी आती है, जैसे कि जो वसीयत
करता है तो उसको वसीयतकर्ता बोला जाता है। जिसके पक्ष में वसीयत की जाती है उसको लाभार्थी बोला जाता है। एक शब्द आता है निष्पादक का। निष्पादक वो व्यक्ति होते हैं जो कि किसी नाबालिग व्यक्ति की जगह आप किसी को उस वसीयत को, उस संपत्ति को संभालने के लिए संरक्षक के तौर पर नियुक्त करते हैं और एक वक्त में आप 4 से ज्यादा निष्पादक को नियुक्त नहीं कर सकते। 4 का नाम देना इसलिए जरूरी होता है कि मान लीजिए आपकी मृत्यु के पश्चात किसी निष्पादक की भी मृत्यु हो जाती है, तो अगर आपने जिस लाभार्थी के प्रति वसीयत को निष्पादित किया है तो वो उस संपत्ति का वारिस नहीं बन सकता, क्योंकि वो 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति है। तो वो उस कंडीशन में जो बाकी के 3 बचे हुए निष्पादक हैं वो उसके संरक्षक हो सकते हैं और 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद उस व्यक्ति को यानी कि लाभार्थी को उस संपत्ति का मालिक बना देते हैं। वसीयत में एक शब्द आता है प्रोबेट। प्रोबेट शब्द का ये मतलब है दोस्तों कि आपने जिन भी प्रस्तावकों को या निष्पादकों को नियुक्त किया है उन निष्पादकों को आपकी संपत्ति को डिवाइड करने का या उस व्यक्ति को सौंपने का अधिकार देता है। कानूनी रूप से वो अधिकृत होते हैं। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल शब्द हैं ये जरूरी नहीं है कि आप उन शब्दों को इस वसीयत में प्रयोग करें। आप अपने आम बोलचाल वाले शब्दों को भी प्रयोग कर सकते हैं। वो भी शब्द अगर आपने अपनी वसीयत में प्रयोग किए हैं तो वो कानूनी रूप से मान्य रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको झट से एक लाइक करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।